एक दिन रामू बिना जाल के नदी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने नदी के नीचे कुछ चमचमाती रोशनी देखी। यह क्या है? ये तो बहुत चमकीला है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, अपने पास ही रखूंगा। रामू ने जैसे ही उस चमकदार वस्तु को छुआ, रोशनी उसे खींच ले गई। मैं कहाँ आ गया? मैं तो नदी के नीचे हूँ। लेकिन मैं कैसे जीवित हूँ? यह क्या हो रहा है? ठीक तभी एक महाजागतिक राजा प्रकट हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपको कैसे मुक्त कर दिया? सुनो, बहुत साल पहले मैं अत्यंत शक्तिशाली था। अपनी रोशनी से मैं जो चाहूं कर सकता था। एक दिन मैंने एक साधु के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इससे उसकी ध्यान टूट गया। क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दिया। तुम अपनी रोशनी पर घमंड करते हो, तो तुम्हें इस नदी की गहराई में रहना होगा। मैंने क्षमा मांगी, तब साधु ने कहा, बहुत सालों बाद एक निर्दोष बालक आएगा और तुम्हें मुक्त करेगा। तुम वही हो। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यह नदी मुझे दे दो और इसमें बहुत सारे चमकते हुए तारे बिखेर दो। मैं इन्हें लोगों को बेचूंगा, इससे सभी को लाभ होगा। राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन सुबह जब रामू नदी के पास गया तो नदी चमक रही थी। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। तुम लोग बस देखोगे या सितारे खरीदोगे? सिर्फ 5,000 रुपये प्रति सितारा। सब हैरान होकर तारों को खरीदने लगे। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने पुल बनाया। पूरा शहर तारों की रोशनी से जगमगाने लगा। लेकिन गोपाल नाम के एक मछुआरे को यह बात सहन नहीं हुई। उसने कहा, कुछ दिन पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था। अब पूरे शहर में उसका नाम है। मैं तो उसके साथ नदी में गया था। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। गोपाल और उसका दोस्त मदन, जो एक चाय वाला था, लालच में आकर नदी के पास गए। वे चुपचाप रामू को पकड़कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आए। मुझे छोड़ दो, मेरी आंखें क्यों बंदी हैं? चुप रहो। अब से नदी हमारी, तारे भी हमारे। अब हम अमीर बनेंगे। फिर वे नदी के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने देखा सभी तारे आकाश की ओर उड़ रहे हैं। यह क्या हो रहा है? तारे तारे क्यों क्यों उड़ उड़ रहे रहे हैं? हैं? ठीक तभी तारों के राजा हाजिर हुए। उन्होंने कहा, मैं जानता था, लोभ इंसान को नष्ट कर देता है। तुम लोगों ने रामू के साथ जो किया वह अन्याय है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही होगी। गोपाल और मदन डर के मारे कांपने लगे। फिर उन्होंने दो तारों को बुलाया। वे गोपाल और मदन को आकाश में उड़ाकर ले गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। चिंता मत करो, वे भोर तक लौट आएंगे, लेकिन अब वे सीख जाएंगे कि लालच कितना हानिकारक होता है। फिर रामू ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया। तारों से भरी नदी फिर से रोशनी से भर गई और पूरा गांव खुशी खुशी जीवन जीने लगा। शांत सा एक गांव, नाम सोनाजुरी। यहाँ के लोग बहुत साधारण और मेहनती हैं। छोटा राफी अपने दादू के साथ इस गांव में रहता है। दादू एक समय के मशहूर कहानीकार थे। राफी को दादू की कहानियां सुनना और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। एक दिन शाम को राफी गांव के पास पुराने खेल के मैदान में अकेले खेल रहा था। अचानक उसे जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराने का एहसास हुआ। जिज्ञासा में उसने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने एक पुराना, धूल से भरा पीतल का चिराग निकाला। जैसे ही राफी ने चिराग को साफ किया, एक विशाल पीले रंग का धुआं बाहर निकला और तुरंत ही उसके सामने एक विशाल छिन्न प्रकट हो गया। ओहे मानव संतति, मैं जिनु दयालु जिन हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी। राफी हैरान रह गया। अब तक उसने जिन्न की कहानियां सुनी थीं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। राफी पहले तो डर गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। वह सोचने लगा, क्या मांगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा जलाशय हो, जिससे हम खेती और मछली पकड़ने का काम कर सकें। जीनू हंसकर बोला। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। एक ही पल में गांव के एक कोने में एक विशाल जलाशय बन गया। लोग दौड़कर आए और आश्चर्य से देखने लगे कि यह सुंदर जलाशय कहाँ से आ गया। राफी ने इस बार अपने प्रिय दादू के बारे में सोचा। दादू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पुरानी किताबें बहुत खराब हो गई हैं। मैं दादू के लिए एक विशाल पुस्तकालय चाहता हूँ, जहाँ नई नई किताबें हों। जीनू हंसकर बोला।
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अचानक उनके घर के पास एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। दादू हैरान रह गए। उन्होंने खुशी से आंखों में आंसू लाकर कहा, राफी, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। अंतिम इच्छा का समय आ गया। राफी समझ गया कि इतनी सारी चीजें पाने के बावजूद वह सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक सच्चा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ रहो। जीनू थोड़ा ठिठक गया। इतने दिनों तक किसी ने उससे दोस्ती करने के लिए नहीं कहा था। सब लोग बस उससे कुछ न कुछ चाहते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है राफी, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। इसके बाद राफी और जिनू मिलकर गांव के अलग अलग कामों में मदद करने लगे। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और राफी समझ गया कि दयालु होना ही असली जादू है। फटाफटी नगर, जहाँ सब कुछ थोड़ा असाधारण है। इस शहर में दो अजीब दोस्त रहते हैं, मिलू और झुलू। मिलू बेहद बुद्धिमान है, हमेशा रहस्य सुलझाने का आदी है। और फांसी, वह थोड़ा आलसी, थोड़ा लापरवाह है, लेकिन भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ये दोनों दोस्त मिलकर विभिन्न रहस्यों को सुलझाते हैं। हालांकि झूलू अक्सर परेशानी का कारण बनता है। एक दिन शहर में एक अजीब घटना घटी। शहर की मशहूर कैंडी फैक्ट्री से एक ही रात में गायब हो गई सारी लॉजेंस। सारे नगर में हाहाकार मच गया। दुकानदार रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और पुलिस यह पता नहीं लगा पा रही है कि चोर कौन हो सकता है। इस अवसर पर मिलू ने जांच शुरू की। झूलू भी उसके साथ है, हालांकि वह मुख्य रूप से मिठाइयों की तलाश में है। मिलू ने जांच शुरू की और कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। एक छोटा हरा पंख, कुछ चिकने उंगलियों के निशान। मिलो ने कहा, कैंडी रैपरों का एक विशाल पर्वत। जुलू, ये सुराग बहुत रहस्यमय है। हमें उनका विश्लेषण करना चाहिए। झूलू फिर बगल की दुकान से लॉजेंस खरीदता है और खाता है। उसने कहा, तुम बताओ क्या करना है, मैं सुन रहा हूँ। मिलू और जुलू शहर की एक पुरानी फैक्ट्री के सुरागों का पता लगाते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी जीव दिखाई देता है। यह एक अजीब लॉजेंस खाने वाला पक्षी है, जिसने गुप्त रूप से कैंडी फैक्ट्री को लूट लिया। पक्षी जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिलू और झुलू उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी चतुराई से मिलू एक जाल बनाता है और छिपकली को फंसा लेता है। पुलिस ने आकर जानवर को पकड़ लिया और शहर के लॉज में लौटा दिया। शहर में हर कोई खुशी से नाच रहा था। कैंडी फैक्ट्री के मालिक ने घोषणा की कि मिलू और झुलू के लिए विशेष पुरस्कार होंगे। झुलू खुश होकर कहती है, ये हमारे जीवन का सबसे स्वादिष्ट रहस्य था। इस प्रकार फटाफट नगर के दो दोस्त एक बार फिर रहस्य सुलझाते हैं और शहर के नायक बन जाते हैं। शाम ढलने के बाद मोफसवाल की सड़कें लगभग सुनसान हो जाती हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी आसानी से नहीं जाना चाहता। कई लोगों का कहना है कि वहां रात के समय एक काली परछाई नजर आती है और एक बार अगर वह उसे देख लेता है तो वह सामान्य नहीं रह पाता। शुभ्रा को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। कई बार उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने एक रात बरगद के पेड़ के नीचे अकेले घूमने का फैसला किया। रात के करीब 10:30 बजे हैं। चांदनी धुंधली है, आसपास कोई आवाज नहीं है, केवल हवा की आवाज है। शुभ्रा धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब वह दोबारा चलने लगा तब छाती पीटते हुए, तेजी से बढ़ते हुए, उसे सड़क के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पानी से धीमी आवाज आ रही है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आ जाओ। शुभ्रा भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। गिरने से पहले उसने कुएं के किनारे एक काली छाया को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। सुबह लोगों ने शुभ्रा को सड़क किनारे बेहोश पाया, लेकिन वह कभी नहीं बता सका कि उस रात उसने वास्तव में क्या देखा।